सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। विविधताएं यानी कि मनुष्य अलग अलग कार्यस्थल पर यानी कि अलग अलग प्लेस पे अपने कार्यों को कर कर अपने जीवन का यापन करता है। यापन यानी कि जीवन को सरल बनाता है और तथा जीता है। तो उसी के बारे में हम चैप्टर नंबर 3 के बारे में चर्चा करेंगे। अब हमारे चैप्टर का उद्देश्य की बात कर लेते हैं। चैप्टर का उद्देश्य 0.3.0 का उद्देश्य है, जो सब हेडिंग है आपका। तो देखो, इसमें यह है कि मनुष्य अपनी आर्थिक मुद्रा को ध्यान में रखते हुए यानी कि आर्थिक पैसे को ध्यान में रखते हुए अलग अलग प्रकार की अवधारणा, अलग अलग सोच व्यवस्था तथा कार्यों को करने के लिए बाधित होता है। व्यवसायिक में भी संबंधित होता है, अलग प्रकार से मजदूरी भी करके अपने जीवन को जीने का नजरिया उसका देखने को मिलता है। जिसके तहत हम ये देखते हैं कि आज जो एक जेंडर के अकॉर्डिंग भी हम देख सकते हैं कि एक महिला भी किस तरीके से किसी भी व्यवसाय तथा किसी भी कार्यस्थल पर वो भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। तो इसमें लिंग जो है वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण देखने को मिलता है। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब उसके बाद आ जाते हैं हमारे चैप्टर नंबर को स्टार्ट करते हैं। हमारे प्रस्तावना। देखो, प्रस्तावना का मतलब होता है चैप्टर का इंट्रोडक्शन। पहली बात तो ये है कि हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि मानव अपने वर्तमान स्थिति को बेहतर बनाने के लिए या फिर डेवलप्ड बनाने, उन्नत बनाने के लिए, महत्वपूर्ण बनाने के लिए तथा विकसित बनाने के लिए जो कार्यस्थल पर अनेक प्रकार के कार्य करने में संलग्न है, संलग्न यानी कि संगलित है, यानी कि किसी भी कार्य में लगा हुआ है, तो उसकी व्यवस्था अलग अलग तरीके से देखने को मिलती है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक सरकारी जॉब है, चाहे एक टीचर का जॉब हो, तो भाई उसका कार्य क्या है? शिक्षा देना। ठीक है। तो ये जो मनुष्य है ना, अलग अलग कार्यों के स्थान पर अलग तरीके से अपनी व्यवस्थाओं को बेहतरीन तरीके से लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब जैसे एक बोल सकते हो कि मैकेनिक क्या है? मैकेनिक भाई गाड़ी को ठीक करने का उसका कार्य है। तो यही है कि कार्यस्थल पर जिस तरीके से मनुष्य अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है अपने जीवन को सरल तथा अपने जीवन को जीने के लिए, तो उस कार्य वो आपका जो योगदान देता है वो कार्य से संबंधित होता है। अब शिक्षक टीचर का काम क्या है भाई? शिक्षा देना। तो वो उसके कार्य से संबंधित है। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? तो अब बात कर लेते हैं हमारे चैप्टर नंबर के पॉइंट नंबर थर्ड की। थर्ड 3.2 कार्यस्थल विविधताएं का अर्थ। देखो, इसमें हम ये देखेंगे कि कार्यस्थल में विविधताएं का अर्थ का मतलब होता है कि मनुष्य अपने लैंगिक लैंगिक यानी कि जेंडर के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार, अपने जाति, अपनी शिक्षा के अनुसार अलग व्यवसाय से संबंधित है। अब जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ कि जेंडर के अनुसार भाई क्या कार्य हो सकते हैं? एनीवन? देखो, जेंडर के अनुसार यानी कि लैंगिक व्यवस्था के अनुसार अलग अलग क्षेत्र में अलग तरीके से कार्य हम देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हम ये भी जरूर बोल सकते हैं कि आज ऐसा कोई व्यक्ति या फिर कोई ऐसा बोल सकते हो स्त्री ना हो कि किसी भी कार्य को करने में असक्षम हो, चाहे वो किसी भी सेक्टर या फिर किसी भी क्षेत्र के अनुसार या फिर किसी भी कार्यस्थल के अनुसार। हम देख सकते हैं कि आज महिला भी प्रति रूप में देखने को मिलता है कि मनुष्य पुरुषों के बराबर खड़ी है। ठीक है। जिसके तहत हम ये जरूर कह सकते हैं कि महिलाएं कर लेते हैं। तो आज आज चीज आप बोल सकते हो शिक्षा व्यवस्था के रूप में देख सकते हो या फिर चिकित्सा व्यवस्था के रूप में देख सकते हो, मजदूरी व्यवस्था के रूप में भी देख सकते हो, या फिर सरकारी की व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, किसी भी सेक्टर में देखो तो आज महिलाएं हर एक सेक्टर में आपको उपलब्ध मिलेंगी। ठीक है। अब यहाँ पे आ गया धर्म, आयु और जातीयता। देखो, धर्म, आयु, जातीयता इन सब के अनुसार भी हमारे जो कार्यस्थल है ना परिवर्तनशील होते हैं। अब मान लो कि हम किसी चर्च में वर्क कर रहे हो, तो भाई हमारा धर्म क्या हो जाएगा? वो चर्च से संबंधित हमारे कार्य हो जाएंगे। भाई बोल सकते हो कि जो भी होता है चर्च में, आपने फिल्मों वगैरह में भी देखा होगा कि किस तरीके से टेबल्स वगैरह होते हैं, किस तरीके से कैंडल्स वगैरह होते हैं। मान लो कि मैं वहाँ चर्च में आप बोल सकते हो कि वर्क कर रहा हूँ,
एज ए वॉचमैन हो गया, लाइक दैट। तो वहां पे क्या है, मैं फादर तरीके से बोल के वहां पे संबोधित करूंगा। तो हमारे जो कार्यस्थल होते हैं ना, उसकी महत्वपूर्ण विविधता यही कहलाती है कि हमारे कार्य करने का जो तरीका होता है ना, हमें उसके अनुसार ढलना तथा चलना पड़ता है, जिसके तहत वो अलग अलग क्षेत्र में जो कार्य या फिर व्यवसाय हैं, वो मनुष्य को उसी तरीके से सफल बनाता है, उसी तरीके से प्रेरित करता है या फिर आगे बढ़ाता है, जिस कार्यस्थल पर जिस तरीके से कार्य किए जाते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो भाई आपके क्या कार्य हो जाएंगे, भाई पढ़ना। ठीक है। तो वही है कि जिस स्थान पर जो भी कार्य हो रहा है, जो भी व्यवसाय हो रहा है, तो वो हमारे उसी कार्य या उसी व्यवसाय से संबंधित मनुष्य अपने आप को आगे बढ़ाते हैं तथा सफल करते हैं। क्लियर है। अब उसके तत्पश्चात हमारा अगला पॉइंट आता है 3.2.1, यानी कि कार्यस्थल में विविधताओं का लाभ। जैसे कि कार्यस्थल में विविधताएं का लाभ की बात की जाए, तो यहाँ पे आपका आ जाता है प्रतिभाशाली, यानी कि आप बुक में भी देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपने पॉइंट्स बताऊंगा कि आप लोग अपने पॉइंट्स से लिख लीजिए। वर्धित प्रतिभा श्रृंखला, ये आपके पॉइंट है। तो आप प्रतिभा श्रृंखला भी लिख के सब एक्सप्लेन कर सकते हो इस टॉपिक को। तो देखो, इसका मतलब होता है कि जो हम कार्य पर, किसी भी कार्य यानी कि वर्क पर अपना योगदान दे रहे हैं, अपनी एक पहचान बना रहे हैं। देखो, हम कोई भी कार्य करें, किसी भी सेक्टर में करें, तो भाई हमें वहां पे क्या बनाना पड़ता है, अपनी एक पहचान बनानी पड़ती है कि भाई हम अलग तरीके से कार्य करें, जो कि हमारा मालिक हम पे प्रसन्न रहे, हमारे मालिक का हमारे ऊपर ध्यान रहे, लाइक दैट। ऐसा करते हैं ना सभी सेक्टर में। तो वही है कि प्रतिभा यानी कि अपनी हुनर दिखानी पड़ती है किसी भी कार्यस्थल में। उसकी विविधताओं को देखने के लिए भाई सर्वश्रेष्ठ बनाना पड़ता है खुद को, अपनी प्रतिभा को दिखाना पड़ता है अपने कार्यस्थल में। कि देखो न, आपका अगला पॉइंट है नवीनतम वृद्धि। नवीनतम वृद्धि का मतलब होता है कि जो हम जो भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उसमें एक नवीन रचना करें, एक नयापन रचना करें। अब हम देखो, चाहे क्यों ना कर रहे हो, अगर हम उसमें नयापन नहीं लेके आएंगे, कुछ यूनिक नहीं लेके आएंगे, तो हम सभी के समान एक समान होंगे। तो उस स्थिति में आपका क्या देखने को मिलता है कि जो हमारी एक जो नई रचना होने की प्रक्रिया है ना, उससे हम बाधित हो जाते हैं। कहने का मतलब बस यही है कि हम किसी भी कार्य से संबंधित हो, उसमें एक नयापन लाना जरूरी होता है, ताकि जरूरतों के अनुसार वो नयापन जरूर होना चाहिए। अब मान लो कि आज हमारा मॉडर्न टाइम है। ठीक है। मॉडर्न टाइम में हम जो किसान जो खेती करता है, मान लो कि आज भी मतलब बैलों के द्वारा जो हल होते हैं, बैल और हल से हम खेती करें, तो क्या लगता है कि आप इतनी जनसंख्या को पूर्ति कर पाओगे अनाज के रूप में? नहीं कर पाओगे। ठीक है। जो हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं खेतों में, जो भी खाद्य पदार्थ डालते हैं, कि गेहूं या फिर जो भी फसल हो, वो दोगुना और तिगुना उसकी अनाज की उत्पादन हो। अगर ये बताओ कि फर्टिलाइजर नहीं डाला जाए, तो 135 करोड़ की जनसंख्या आपको लग रहा है कि हाँ, जो है भारत में, उसकी पूर्ति की जा सकती? नहीं की जा सकती। तो वही है कि कार्यस्थल में हम कई किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र से या फिर किसी भी व्यवसाय से संबंधित कार्य कर रहे हैं, तो उस व्यवसाय या उस कार्य में हमारा एक नयापन होना जरूरी है। उसमें एक नई सोच व्यवस्था की रचना होनी जरूरी है। यानी कि यहाँ पे क्या है, रचनात्मक व्यवस्था की भावना होनी जरूरी है। क्लियर है। अब उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आ जाता है कार्य प्रदर्शन की वृद्धि। कार्य प्रदर्शन की वृद्धि का मतलब आपने शब्दों में समझ ही गया होगा, कार्य प्रदर्शन में वृद्धि। यानी कि जो हम कार्य कर रहे हैं अपने प्रदर्शन यानी कि रिप्रेजेंटेशन की जो थिंकिंग है, उसके डेवलपमेंट पर ध्यान दें। कहने का मतलब है कि मान लो कि एक जो मैकेनिक बनता है, इंसान एक मैकेनिक बनता है, धीरे धीरे उसके कार्य जो है, यानी कि वो उसका कार्य क्या है, मैकेनिक है। ठीक है। अब उसके प्रदर्शन प्रदर्शन भाई यानी कि किस तरीके से वो मैकेनिक जो है मशीनों को ठीक करता है।
तो वो उस तरीके से अपने आप का विकास करे कि वो जितना पहले कर रहा था उससे और ज़्यादा करने लगे। मान लो कि एक टॉपर स्टूडेंट होता है, तो वो टॉपर पहले ही नहीं होता ना, धीरे धीरे वो क्या करता है कि अपने इंटेलिजेंट में यानी कि टॉपर बनने के ऊपर में वृद्धि करता है। ठीक है, तो वही है कि किसी भी हम कार्य क्षेत्र में कार्य करते रहे हो या फिर किसी भी व्यवसाय से संबंधित हो, तो उस व्यवस्था में हमें ये देखने को मिलता है कि जो भी कार्य कर रहा हो या फिर कोई भी हम कार्य करें, तो उसमें हम क्या करें, अपने प्रदर्शन में वृद्धि करें, ताकि अपने कार्य को और ज़्यादा बेहतर तरीके से हम अपने आप को प्रदर्शन के रूप में आगे बढ़ा सके और अपना विकास कर सके। क्लियर है? उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन यानी कि बोल सकते हो कि उत्पादन का मतलब होता है, जैसे कि मान लो कि हम फसल उगा रहे हैं, तो वो उत्पादन यानी कि फसल हमें प्राप्त हो रहा है, तो वो उत्पादन हो रहा है। अब जैसे कि मान लीजिए कि हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, जो हमारे कार्य हैं, वो हमारे पहले, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं बताता हूँ कि 1950 के आसपास जो हमारे भारत की जनसंख्या थी, लगभग 50 करोड़ के आसपास थी। लेकिन आज की टाइम की बोल दिया जाए, प्रेजेंट के टाइम की बात बोल दिया जाए, तो आज 135 करोड़ जनसंख्या है। तो क्या भारत ने अपने उत्पादन जो उस समय कर रहा था, चाहे मसाले हो गए, चाहे जो भी थोड़ा बहुत भी उत्पादन कर रहा था, क्या उसमें वृद्धि नहीं किया? वृद्धि किया ना, तभी तो लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा सका। तो उस सिचुएशन में ये देखने को मिला कि किसी भी संसाधन या फिर किसी भी प्रकार के व्यवसाय या कार्यस्थल में जब हम उसको बढ़ाते हैं, तो वो आपका उत्पादन में वृद्धि कहलाता है। यानी कि जैसे कि पहले क्या होता था कि पेट्रोलियम दुबई से आपका देखा जाता है कि निर्यात किया जाता है पूरे विश्व में। ठीक है, अब दुबई में पेट्रोलियम पहले कम मात्रा में उत्पादन किया जाता था, यानी कि कम मात्रा में निकाला जाता था। क्यों? क्योंकि आवश्यकता भी कम थी। अब धीरे धीरे पूरे विश्व में जनसंख्या बढ़ रही है, तो भाई दुबई के पास की जो क्वांटिटी थे उत्पादन करने का, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो वो आपका उत्पादन में वृद्धि है। और उत्पादन में वृद्धि तभी होता है जब आपका जनसंख्या प्रभावित कर रहा हो। उदाहरण के तौर पे, जैसे कि पहले आपका देखा जाता था कि सरकारी नौकरियों की व्यवस्था है कम क्षेत्रों में निकला करती थी या फिर कम जनसंख्या में निकला करती थी। आज जो देखा जाता है कि किसी भी नौकरी का अगर सीट निकला जाए, तो आपका 60,000, 5,000, 6,000 इस तरीके से निकला करता है। 4,000 भी निकला करता है, 2,000 भी निकला करता है, और ऐसे ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जो 60,000 भी वैकेंसी निकालती है। तो वही है कि उत्पादन में वृद्धि हमें समय अनुसार करना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि समय अनुसार हमारे अंदर परिवर्तनशील लाना जरूरी होता है, ताकि हम अपना तथा देश का विकास करने में सक्षम हो सके, यानी कि स्टेबल हो सके। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कर्मचारी प्रतिबद्धता की वृद्धि। यानी कि बोल सकते हो कि कर्मचारी यानी कि जो वर्कर्स होते हैं, लाइक दैट, जो हमारे वर्कर होते हैं किसी भी सेक्टर में, किसी भी व्यवस्था में या फिर किसी भी कार्यस्थल पर, तो वो वर्कर का एक प्रतिबद्धता होनी चाहिए। यानी कि बोल सकते हो कि अपने वर्क को लेके, अपने वर्क को डिटरमाइंड करिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए अपने वर्क के लिए कि भाई जो मेरा ये कार्य है, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे करना है, बेहतर तरीके से करना है, अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। कि हाँ, जैसे मान लीजिए कि आपका प्राइवेट सेक्टर में होता है कि भाई टीचर की जोर जबरदस्ती है कि भाई टीचर आपको टीचिंग करता मिलेगा, भाई प्रेशर है। तो वही है कि कर्मचारी किसी भी व्यवसाय में, कर्मचारी जो है वो अपने प्रतिबद्धता तभी रख सकता है जब उसके आसपास के जो वातावरण में डिबेट करने वाले हो, यानी कि प्रतिबद्धता होनी चाहिए। प्रतिबद्धता मतलब यानी कि उस पर बंधन होना चाहिए कि भाई वो अपने मतलब व्यवसाय या फिर अपने सेक्टर में जो वर्क कर रहा है, वो अपने आप को डेवलप्ड कर सके। आजकल आपने देखा होगा कि किसी भी जॉब में चले जाओ, आपको टारगेट दिए जाते हैं कि भाई आपके टारगेट के अनुसार आपकी सैलरी तय की जाती है। अगर वो टारगेट मिला, तभी तो आप अपने आप में विकास कर पाते हो। और आप कह रहे हो कि हाँ, मैंने बोल दिया कि आपको क्या है कि 10 बच्चों की, जैसे मान ले बोल सकते हैं कि आप LIC बीमा होता है या फिर क्रेडिट वाले जो क्रेडिट कार्ड को इशू कराने वाले होते हैं, वो क्या होता है भाई, वो टारगेट बेस पे होते हैं उनके वर्क। ठीक है,
अब उस सिचुएशन में ये है कि मान लो कि उनके जो जॉब वाले हैं, जो मैनेजर है, चाहे जो भी एनीथिंग एल्स, उनको टारगेट दे कि 1 महीने में आपको इतने लोगों की, आपका बोल सकते हो कि बीमा करवाना जरूरी है। ठीक है, बीमा करवाना जरूरी है, ये बोल दिया जाता है, टारगेट दे दिया जाता है। भाई टारगेट के कारण वो कई लोग कर भी लेते हैं, और नहीं करते तो भाई अपना विकास करने में असक्षम हो जाते हैं। लेकिन जो कर लेते हैं भाई, उनके प्रमोशन भी होने लगते हैं, तो वो क्या है, प्रतिबद्धता में वृद्धि होने लगा। यानी कि उन पर प्रतिबंधन लगाया, ठीक है, उन पर टोक रोक किया, प्रेशर डाला गया, लेकिन उसका विकास करने में वो सक्षम हो जाते हैं। ठीक है, तो वो आपका कार्य कर्मचारी का प्रतिबद्धता का वृद्धि कहलाता है। क्लियर हो गया? ओके, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 3.2 कर्मचारियों को विविध कार्य बल के लाभ। यानी कि जो कर्मचारी हैं, जो वर्कर है, जो भी आपके वर्कर किसी भी व्यवसाय, किसी भी सेक्टर में है, किसी भी क्षेत्र में है, तो उनका क्या है कि उन कर्मचारियों का कार्यबल, कहने का मतलब कार्यबल के लाभ, क्या लाभ है, वो अपने वर्क को करते हैं, वो अपने किसी भी सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, तो भाई उनके क्या लाभ है। तो पहला आप इसमें आता है संघर्ष में घटाव। संघर्ष में घटाव का मतलब होता है कि जो भी कर्मचारी अपने व्यवस्थाओं को बेहतर तरीके से सुचारू रूप से चलाने का काम करता है, वो अधिक से अधिक संभावनाएं होती है कि वो स्वयं को आगे बढ़ा लेता है। आगे बढ़ा लेता है यानी कि स्वयं का विकास करने में सक्षम हो सकता है। जिसके तहत ये देखने को मिलता है कि जो कर्मचारी होता है वो एक दूसरे के भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मतभेद से भयभीत होते हुए भी आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मान लो कि आपने नोटिस किया होगा कि जब हमारे साथ कॉम्पिटिटर हो, ये बोल सकते हो कि कंपटीशन हो, कंपटीशन में क्या होता है कि दो बंदे होते हैं, तो उन दोनों के आपस में एक भय होता है कि भाई नहीं यार, मैं अगर नहीं करा तो ये कर लेगा। तो वो अपने भेद की भावना हो, मतभेद यानी कि डिबेट की भावना हो, तो उस सिचुएशन में कोई भी कर्मचारी अपने संघर्ष की व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए अपने कार्य में लाभ गेन कर सकता है, यानी कि प्राप्त कर सकता है। अब जैसे कि दो टॉपर स्टूडेंट है, एक फर्स्ट आ रहा था, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट उसमें स्कूल में एडमिशन करवा लेता है। ठीक है, अब उस सिचुएशन में जब पता चलता है टॉपर स्टूडेंट को, यार ये भी टॉपर है, ये भी पुराने स्कूल में जहाँ पे भी पढ़ रहा था ये टॉपर था वहां पे, तो वो क्या भयभीत हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच मतभेद होने लगेगा कि भाई नहीं, मुझे टॉप पर आना है। तो उनके कार्यबल में क्या होगा, यानी कि उनके स्टडी में क्या लाभ होगा, क्या प्रॉफिट होगा भाई, वो और ज्यादा निखरेंगे। तो ये है संघर्ष की व्यवस्था। क्लियर है? अब उसके बाद जो है कार्यस्थल में आत्मविश्वास की वृद्धि, यानी कि किसी भी व्यवस्था में आत्मविश्वास की वृद्धि होनी आवश्यक है, जिसके अंतर्गत हम ये आत्मविश्वास की व्यवस्था हम अपने अंदर से ही आगे, या फिर अपने अंदर से ही इसको उत्पन्न कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें मनुष्य बस केवल आगे सामने वाले को समझाता है या बताता है कि इस तरीके से अपना विकास कर सकते हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि इसमें आत्मविश्वास की जो बात आती है वो स्वयं के अंदर से आनी आवश्यक है। स्वयं के अंदर से जब आत्मविश्वास की वृद्धि हो जाती है तो कोई भी मनुष्य अपना विकास करने में सक्षम तथा तत्पर हो सकता है। जिसके तहत हम ये देखते हैं कि कोई भी कर्मचारी किसी सेक्टर में वर्क कर रहा है, किसी क्षेत्र में वर्क कर रहा है, तो उसकी आत्मविश्वास उसके सेक्टर या फिर उसके कार्य बल यानी कि जो वर्क है उसको प्रेरित, उसको आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। क्लियर है? अब जैसे यहाँ पे मनीषा ने बोला कि समस्या संबंध, क्या बोला आपने, फिर से एक बार रिपीट करना। समस्याग्रस्त लिंग संबंध। अब देखो कार्यस्थल में सबसे बड़ी चुनौती आती है आपके लिंग संबंध, यानी कि हम ये भी देखते हैं कि मनुष्य आज वर्तमान समय की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे मनुष्य क्या है कि एक परिवर्तनशील है। यहाँ पे आज
स्त्रियां भी पुरुषों के बराबर होकर वर्क कर रही है, किसी भी सेक्टर की बात कर लेते हैं। तो उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि सबसे बड़ी समस्या ये आ जाती है कि कुछ ऐसे घटनाएं घटित होती है कि जिसके कारण हमारी जो व्यवस्थाएं होता है स्त्रियों का, बोल सकते हो कि उन पर किसी प्रकार का दुर्घटना भी घटित हो जाता है, जिसके कारण नौकरियों में या फिर कर्मचारी व्यवस्था में रात तक रुकने की व्यवस्था में भी स्त्रियों के लिए काफ़ी बड़ी चुनौतियाँ होती हैं। आज ऐसे बहुत से सेक्टर होते हैं, ऐसे बहुत से वो क्षेत्र हैं जहाँ पर देर रात तक वर्क होता है, तो वहाँ पे स्त्रियाँ भी काम करती हैं या फिर बोल सकते हो कि महिलाएं भी काम करती हैं। तो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है कि रात में वहाँ पे स्टे करके अपने आप को सुरक्षित रखते हुए वर्क करना सबसे बड़ी चुनौती देखने को मिलती है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट मनीषा आप बोले क्या है? सांस्कृतिक चुनौती। देखो, सांस्कृतिक चुनौती के अंतर्गत हमें ये देखने को मिला है कि बहुत से ऐसे सेक्टर हैं जो एक संस्कृति पर डिपेंड होते हुए एक दूसरे का भेदभाव करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि पर्टिकुलर हम ये देखने को मिलता है कि आज एक मनुष्य है, किसी भी सेक्टर में चले जाओ, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग धर्म, अलग अलग वेशभूषा को मानने वाले लोग रहते हैं। तो उनकी सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है कि कुछ लोग अलग धर्म के होते हैं, कुछ लोग अलग धर्म के होते हैं। तो ये बोलते हैं कि हमें इस फेस्टिवल पे हमें क्या चाहिए भाई, अवकाश प्रदान होना चाहिए। अब इस फेस्टिवल वाले या इस संस्कृति को हम अवकाश प्रदान करते हैं, तो दूसरी संस्कृति वाले लोग सबसे बड़ी बोल सकते हो मांग करते हैं कि मुझे भी अवकाश या फिर छुट्टी हो, जो भी एनीथिंग एल्स। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारी सबसे बड़ी चुनौती आ जाती है सांस्कृतिक संबंधित चुनौती। नेक्स्ट पॉइंट मनीषा क्या है? प्र परिवर्तन का प्रतिरोध। परिवर्तन का प्रतिरोध से हमारा तात्पर्य ये है कि जब किसी भी सेक्टर में, किसी भी कार्यस्थल पर जब हमारा परिवर्तन नहीं हो पाता या फिर उसका हम प्रतिरोध करते, प्रतिरोध का मतलब होता है कि रोकने टोकते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि हमारा जो मनुष्य का जो जीवन है ना, परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील हमारा वर्क तथा हमारे व्यवसाय भी होना चाहिए। अब पहले बात कर लेते हैं कि मनुष्य है, व्यापार करता था, ठीक है? व्यापार करने के लिए बहुत, उसके लिए बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। भाई सड़क अच्छी नहीं थी, सड़क अच्छी थी तो वाहन अच्छे नहीं थे, वाहन होते थे तो वहन वाहन बोल सकते हो कि अलग 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 स्थानों पे नहीं जा सकती थी। लेकिन आज क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, तभी तो हमारे किसी भी कार्यस्थल पर एक नई व्यवस्थाओं का उत्पन्न हुआ और हमारा क्या है, एक नया विकास होने में हम अपने आप को आगे बढ़ा पाए। ठीक है? अब इस पर हम प्रतिरोध करेंगे कि अगर हम परिवर्तन ना करें और जैसे थे वैसे ही रहें, तो उसमें क्या हमारे विकासों में, हमारे कार्यस्थल में सबसे बड़ी चुनौती का व्यवस्था बन सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है मनीषा? भेदभावपूर्ण उपचार। देखो, भेदभावपूर्ण उपचार का मतलब ये होता है कि हम किसी भी कार्यस्थल में वर्क कर रहे हो तो वहां पे जो हमारा भेदभाव की स्थिति है ना, वहां पर नहीं होना चाहिए। पूर्ण उपचार का मतलब होता है कि अगर वहां पे भेदभाव हो भी रहा है ना, तो भाई भेदभाव के खिलाफ वहां पे लोग खड़े हो। तो ये आपका अगला पॉइंट है सबसे बड़ी चुनौती का, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि महिलाओं को आज भी देखा होगा कि नोटिस किया होगा, मजदूरी की बात कर ली जाए तो महिलाओं ईंट धोती है या फिर सीमेंट वगैरह जो भी घर बनता है, कभी आप देखा भी होगा कि महिलाएं भी मजदूरी करती हैं। तो महिलाओं को मजदूरी के ऊपर जानते हो क्यों रखा जाता है? कि महिलाओं को कम पैसे में ना आपको मजदूरी करवाया जाता है। ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। तो यही जो भेदभाव है ना, भाई महिला भी तो वही काम कर रही है, पुरुष भी तो वही काम कर रहा है। चलो मैं मानता हूँ कि भाई पुरुष है, अगर मान लो कि एक ईंट एक बार में उठाता है तो वो मान लो कि 15 उठा लेता है, लेकिन महिला उठाएंगी 7 उठाएंगी। चलो ठीक है, ये बात कंफर्म्ड है। ये भी है कि स्टेमिना और स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ऐसा देखने को मिलता है, अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रीजन। ठीक है, कि महिलाओं की वो जो होती है थोड़ी बहुत वीकनेस होती है उनमें, अकॉर्डिंग टू योर ह्यूमन बीइंग, लाइक दैट मेल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या है कि लेकिन काम तो एक ही जैसे कर रही है ना। ठीक है, तो ये भी एक जो भेदभाव की स्थिति है ना, वो नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी चुनौती एक ये भी है कि भेदभाव की स्थिति देखने को मिलती है हमारे कार्यस्थल पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है।
सामाजिक चुनौतियाँ। देखो, सामाजिक चुनौतियाँ भी बिल्कुल हो सकता है कि हमारे कार्यस्थल पर ऐसे समाज के बहुत से वर्ग वर्ग के लोग रहते हैं जो हमारे समाज के रूप में एक चुनौती के रूप में सामना कर, या फिर बोल सकते हो कि चुनौती के रूप में देखा जाता है। जैसे कि मान लिया जाए कि सामाजिक व्यवस्था के रूप में चुनौतियाँ, तो हमारे कार्यस्थल जो भी हम कार्य कर रहे हो तो हमारे समाज का जो वातावरण होता है या समाज के प्रति जो लोग होते हैं वो हमेशा एक मुसीबत के रूप में देखे जाते हैं। जैसे कि आपको किसी भी कार्यों को रोकने के लिए बाधित करना तथा आपको आगे ना बढ़ने के लिए आपको अलग तरीके से प्रताड़ित करना या फिर टॉर्चर करना, ये भी आज हमारे समाज में बखूबी देखा जाता है कि हमारे समाज के लोग ही किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं उसे बाधित कर रहे हैं या रोका जा रहा है। तो ये आपका सामाजिक चुनौतियां भी देखने को मिलता है। तो ये कुछ आपके पॉइंट्स है जो कार्यस्थल में विविधता की चुनौतियां के रूप में देखा जाता है कि जो हमारा विभिन्न विकास है यानी कि अलग अलग कार्यस्थल है उसमें हमारी जो विविधता होनी चाहिए कि जो हम अपने अलग तरीके से अपने आप का विकास कर सकें। तो उसमें कुछ चुनौतियां हैं, यानी कि बोल सकते हो कि ऑपोजिशन है या फिर बोल सकते हैं विपक्ष है जो हमें रोकने का, हमारे कार्यस्थल को रोकने का प्रयास करता है। तो हम उन्हें उसी के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। तो पर्टिकुलर ये आपका टॉपिक, ये सब हेडिंग आपका कंप्लीट होता है। ओके, तो अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जेंडर संबंधित मुद्दे। तो हमारा अगला पॉइंट है आपका 3.3, जेंडर संबंधित मुद्दे। जेंडर संबंधित मुद्दे के अंतर्गत बात कर ली जाए तो हमारे किसी भी कार्यस्थल में आज जो लिंग है जिसे हम सेक्स के या फिर लैंगिक या फिर जेंडर बोलते हैं, इन दोनों के बीच हमें देखने को मिलता है कि महत्वपूर्ण रूप से समाज शुरू से ही इन दोनों को अलग मानते हुए आया है। उदाहरण के तौर पे पहले महिलाओं को किसी भी तरीके से अधिकार प्राप्त नहीं था। ये जेंडर संबंधित मुद्दे जो आज हमें देखने को मिलता है, जो कि आपकी देखने को मिलता है कि लैंगिक व्यवस्था, रूढ़िवादी व्यवस्था, सोच व्यवस्था, यानी कि महिलाओं पर जो सती प्रथा, बाल विवाह, पुनर्विवाह या फिर रूढ़िवादी धारणा, महिलाओं को किसी भी तरीके से अधिकार नहीं होता था कि वो पुरुषों के बराबर चल सके, तथा ये भी देखने को मिला कि महिलाओं को बस एक घर के चूल्हे चाकी तक ही रखने का प्रयास शुरू से ही महिलाओं के ऊपर किया जा रहा है। तो जेंडर संबंधित मुद्दे से हमारा तात्पर्य यही है कि महिलाओं और पुरुषों को हम शारीरिक और लिंग के अनुसार अपने आप को अलग रखते हैं, और इसके कारण हमारा जो व्यवस्था है, जो हमारे समाज की जो दुर्व्यवस्था है, इस कारण से हमारे समाज में एक भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। आज अपने वर्तमान समय की बात कर लेते हैं तो पुरुष तथा महिलाएं दोनों एक दूसरे के विपक्षी के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में आपको देखने को मिला है कि पुरुष के बराबर महिलाएं भी अपने आप की सक्षमता व्यवस्था को आगे बढ़ा रही है। सक्षमता यानी कि स्टेमिना व्यवस्था को आगे बढ़ा रही है कि भाई आई एम अ कैपेबल ह्यूमन बीइंग, यानी कि मैं कैपेबल हूँ, यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए बोल सकते हो कि सक्षम हूँ। तो उस स्थिति में आज मनुष्य अपने आप को, और महिलाओं ने अपने जो आंदोलन के रूप में महिला आंदोलन हुआ, अलग अलग आंदोलन हुए, तो किस तरीके से अपने व्यवस्था तथा अपने स्वरूप या फिर अपने जो राइट्स है उसके अधिकारों की मांग करने के लिए बहुत से आंदोलन के रूप में भी आगे चढ़ा है। तो इनके जो मुद्दे हैं, यानी कि बोल सकते हैं जेंडर संबंधित मुद्दे, जिसके अंतर्गत हमारा संस्कृति, हमारी जो विचार और हमारे जो पुरुषों के रूप में हमारी जो सोच व्यवस्था है, इन दोनों को अलग करते हुए शुरू से आते चला है। मनुष्य शुरू से ही महिलाओं और लिंग के अनुसार अपने आप को एक विपक्षी पार्टी के रूप में समझता हुआ आया है। लेकिन धीरे धीरे वर्तमान समय की बात कर लेते हैं तो वर्तमान समय की स्थिति, आज शिक्षित व्यवस्था होने के कारण आज महिलाएं भी पुरुषों के बराबर कदम से कदम मिला के चलने में सक्षम हो पाई है, और तथा किसी भी कार्यस्थल में वो भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देने में साबित हो कर पाई है खुद को। दोनों पे आपस में निर्भर भी है। ये नहीं कि पुरुष अपने आप को महिलाओं के आगे रख सकता है या फिर महिलाएं पुरुषों के आगे हो सकती है, ऐसा नहीं है। ये बोल सकते हो कि दो दो जिस प्रकार से एक वाहन होता है तो उसके दो पहिए कहीं ना कहीं उसके सपोर्टर होते हैं,
कि अगर एक भी अगर डगमगाता है तो दूसरे का बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है। उस स्थिति में भी महिलाएं और पुरुष एक दूसरे के अगर तालमेल बना के चलती है तो किसी भी कार्यस्थल पर, किसी भी मनोविज्ञान व्यवस्था में वो अपने आप को बेहतरीन तरीके से निखारने में सक्षम हो पाती है। जिस तरीके से महिलाओं ने जिस तरीके से आंदोलन करते हुए अपने अधिकारों की मांग की, तो उस आंदोलन में हमने यही देखा कि महिलाओं ने अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए आगे आ पाई। ठीक है। अब जिसके तहत हमारा अगला पॉइंट आ जाता है लैंगिक भेद। लैंगिक भेद की बात कर लेते हैं तो आपका 3.3.2 है। लैंगिक भेद की बात कर लेते हैं तो मानव जैविक कारणों को ध्यान में रखते हुए महिलाएं और पुरुषों को अलग मानते हुए आया है। चाहे आपके सोच चाहे भावनात्मक व्यवस्था के अनुसार भी महिला तथा पुरुष अलग देखने को मिलता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमें ये देखने को मिलता है कि स्त्रियां अपनी भावनाओं के प्रति भावुक होती हैं। किसी भी तरीके से उनकी भावनात्मक जो व्यवस्था होता है यानी कि जो थिंकिंग होती है बहुत ही मनोरम तथा बोल सकते हो कि सहजता पाई जाती है। वो बहुत ही कोमल व्यवस्था पाई जाती है। अब अपेक्षाकृत ये देखने को मिलता है कि आपका जो पुरुष है प्राकृतिक रूप में भी, स्वभाव के रूप में भी या फिर जो अपने थिंकिंग के रूप में भी इससे ये देखने को मिलता है कि यह कठोर देखने को मिलता है। और ये आप लोगों ने देखा भी होगा कि बॉयज डोंट बी क्राइंग, यानी कि लड़के कभी रोते नहीं है, सुना भी होगा। ठीक है, तो यही है कि आपका ये थिंकिंग देखने को मिलता है कि मनुष्य अपने रूढ़िवादी सोच तथा अपनी सोच व्यवस्था के रूप में जैविक कारकों को ध्यान में रखते हुए भी पुरुष और महिलाएं दोनों अलग व्यवस्था के रूप में देखी जाती है। जिसके तहत हम कार्यस्थल की बात कर ली जाए तो इन दोनों की जो थिंकिंग है, इन दोनों का थिंकिंग भी बहुत ज्यादा डिपेंड पड़ता है किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कार्यस्थल में। क्लियर है? हमारा अगला पॉइंट है, इस अगले पॉइंट को भी हम कवर कर लेते हैं। 3.3.3 लैंगिक रूढ़िवादिता। लैंगिक रूढ़िवादिता का मतलब होता है कि जैसे हमारा भारत पहले था अंग्रेजी शासन व्यवस्था का गुलाम था। ठीक है, जिसके अंतर्गत अगर हम बात कर लेते हैं कुछ समय पहले की, जो कि आपकी 19वीं शताब्दी जब शुरू हुआ था, उदाहरण के तौर पे आपका देखा जाता है कि 1850 के आसपास जो कि हमारा भारतेंदु काल भी देखा जाता है उस समय, भारतेंदु काल जो कि 1900 तक रहा है। तो उस व्यवस्था में अलग अलग महापुरुष या फिर अलग अलग लेखक ने लैंगिक व्यवस्था को एक्सप्लेन करते हुए जो रूढ़िवादी सोच थी पुरुष और महिलाओं को लेकर, रूढ़िवाद का मतलब होता है कि महिलाएं और पुरुष को भेदभाव किया जाता था, महिलाओं को निचले स्तर पर रखा जाता था। पुरुष प्रधान हमारा आज जो देश है वो हमारा उसी तरीके से रूढ़िवादी व्यवस्था, महिलाओं को आज़ादी नहीं था कि वो घर से भी बाहर निकल सके। ठीक है, और उस स्थिति में अपने अधिकारों की मांग कर सके। महिलाओं को जिस प्रकार से सती प्रथा, बाल विवाह, पुनर्विवाह, सती प्रथा क्या था भाई कि उनके हस्बैंड की मृत्यु हो जाने के बाद जलती चिताओं पर उन्हें रख कर जला दिया जाता था कि इससे पत्नी की पवित्रता पर मतलब देखा जाता था कि इससे पत्नी की पवित्रता साबित होती थी। वो रूढ़िवादी धारणा थी जो आज हम देखा जाता है कि बहुत से क्षेत्रों में आज भी स्त्रियों की यानी कि बालिकाओं की यानी कि छोटी छोटी बच्चियों की बलि दी जाती है। ठीक है, वो आपकी रूढ़िवादी धारणा थी। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम रूढ़िवादी धारणा हमें ज्यादातर इसमें ये देखने को मिला कि इसमें इसका जो चपेट में आई वो महत्वपूर्ण रूप से आपकी स्त्रियां, लड़कियां तथा आपका बोल सकते हैं बालिकाएं इसमें शामिल थी रूढ़िवादी व्यवस्था में। इनके अंतर्गत हमने ये देखा कि रूढ़िवादी जो पुरुष और महिलाओं ने समाज में एक चित्र बना रखा था कि महिलाएं पुरुषों के बराबर कभी नहीं हो सकती, उसके सामने कुछ नहीं कर सकती। महिलाओं का बस काम है कि वो अपने घर की चूल्हा चाकी ही करे, अन्यथा पुरुषों के बराबर वो समाज में कदम से कदम मिलाकर ना चले। ये रूढ़िवादी धारणा थी जो कि मनुष्य को किसी भी कार्यस्थल में ले जाने या फिर कार्यस्थल में बेहतर बनाने, अपनी पहचान बनाने के लिए आज कहीं ना कहीं अपने आप में बाधित कर रहा था। लेकिन ये जो रूढ़िवादी धारणा थी महत्वपूर्ण रूप से ये देखने को मिला कि लोगों के शिक्षित होने के कारण ही रूढ़िवादी की धारणा समाज से समाप्त हो पाई। क्लियर है? पॉइंट है 3.3.4 यौन उत्पीड़न।
यौन उत्पीड़न आप लोग समझ ही चुके होंगे, जो कि आज हमारे समाज में किसी भी शारीरिक व्यवस्था, किसी भी समाज में देखा जाता है कि मानसिक स्थिति होता है कि महिलाओं को गलत नजरियों से तथा बोल सकते हो कि गलत तरीके से उन्हें छूने, उन्हें मतलब नजर करना या फिर देखना, इस तरीके से यौन उत्पीड़न की व्यवस्था आज हमारे समाज में बहुत ही बखूबी रूप में देखने को मिल रहा है। देखो, ये यौन उत्पीड़न ना पहले कम हुआ करता था, लेकिन आज के समय में बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा होता है। आधुनिक समय में यौन उत्पीड़न की व्यवस्था है ना, बखूबी हमें हमारे समाज के आसपास के वातावरण में ही, आप न्यूज़पेपर या फिर समाचार पत्र या फिर आप पत्रिकाएं देखोगे, टेलीविजन देखोगे, तो आपका न्यूज़ चैनल देखने पर डायरेक्ट फ्रंट में दिखेगा कि इस क्षेत्र में इस स्त्री पर मतलब बोल सकते हो गैंग रेप हुआ, इस तरीके से जितने भी यौन उत्पीड़न किया गया। तो यही है कि यौन उत्पीड़न के कारण भी आज हमारे महिलाएं और पुरुष मतलब बोल सकते हो महिलाएं सुरक्षित ना होने के कारण, या फिर वो इस बात से भली भली भांति परिचित हैं कि किसी भी सेक्टर या फिर किसी भी कार्यस्थल में हम कार्य करें तो अपने व्यवसायिक जीवन को बोल सकते हो, व्यवसायिक जीवन को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं कि उस कार्य क्षेत्र में वो अपने आप को सुरक्षित रख पाए। इसी व्यवस्था के कारण हमारा जो आज समाज है, वो देखने को मिलता है कि यौन उत्पीड़न के मामले के कारण ही आज हमारी बहुत सी स्त्रियां, बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं, उनके माता पिता, उनके घर वाले उन्हें बाहर किसी भी स्थान पर जाने के लिए बाधित करते हैं। ठीक है, जिसके कारण आज हमारा कुछ वर्ग ऐसा भी है, कुछ ऐसी स्त्रियां भी है, कुछ ऐसी भी लड़कियां हैं जिनको पूर्ण रूप से पूरा जो शिक्षा उनका ग्रहण करने का अधिकार है, वो अपने शिक्षा, अपने सपनों को पूरा करने में इसी व्यवस्था यौन उत्पीड़न के कारण, यौन उत्पीड़न की स्थिति के कारण हमारी वो लड़कियां, जो स्त्रियां, जो हमारी बहनें हैं, वो अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पा रही। उनके माता पिता कहीं ना कहीं इस डर के कारण, वो अपनी जगह पे ये भी करेक्ट है कि अपनी जगह पे वो सही है, लेकिन यौन उत्पीड़न के कारण महिलाओं का जो अधिकार है, इस कारण भी छीन छीन जा रहा है। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद आपका अगला पॉइंट आ जाता है 3.4.4.1, यौन उत्पीड़न व्यवहार। व्यवहार यानी कि यौन उत्पीड़न आज देखा जाता है हमारे समाज में कि किसी भी सेक्टर को, किसी भी महिलाओं को यौन उत्पीड़न से प्रताड़ित करते समय हमें ये देखने को मिलता है कि अलग अलग भावनात्मक तरीके से उन्हें अपनी बातों को चपेट में लिया जाता है। किसी भी सेक्टर में चले जाओ, चुपली चुपली बातें करके, चुपली चुपली यानी कि मीठी मीठी बातें करके किसी भी लड़कियों या फिर किसी भी महिलाओं को अपनी बातों में लेकर कहीं ना कहीं उन्हें क्या किया जाता है कि किसी ऐसे क्षेत्र में ले जाया जाता है कि जो आसानी से उनको उत्पीड़न के रूप में प्रताड़ित कर सके। उस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ही हमारा जो ये टॉपिक है, यौन उत्पीड़न का व्यवहार, जो कि आज हमारे समाज में इसका जो व्यवहार है, पूर्णतः ये देखने को मिलता है कि किसी भी, अगर हमारे कानून की भी बात की जाए, यौन उत्पीड़न की समाप्ति जो कर देखने को मिला है, कि जैसे कि बोल सकते हो कि आज हमारा कानून भी बहुत लचीला हो चुका है, कि आप देख सकते हो कि कोई भी अगर केस चल रहा हो यौन उत्पीड़न के ऊपर, तो उसकी फैसले को आते आते 4-5 साल लग जाते हैं, जिसके तहत बहुत सी ऐसी स्त्रियां हैं जो कि अपने आप को समाज में, समाज की तरफ नजरें नहीं मिला सकती, तो वो क्या करती है, आत्महत्या कर लेती है। यौन उत्पीड़न जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं, उनके व्यवहार की बात कर ले तो इसमें जोर जबरदस्ती शामिल होता है, लड़कियों को ब्लैकमेल करना शामिल होता है, धमकाना शामिल होता है, किसी भी क्षेत्र में आपका देखा जाता है पीछा करना शामिल होता है। जैसे कि आज देखा जाता है कि बहुत से ऐसे क्षेत्र में लड़कियां ऐसे रास्ते पे जा रही है कॉलेज स्टडी करके, तो उस सिचुएशन में बाइक क्या करते हैं, बाइक वाले लड़के जो क्या करते हैं भाई, उनका मतलब घेरा बना के या फिर बोल सकते उनका पीछा करना शुरू करते हैं। तो ये भी एक यौन उत्पीड़न कहलाता है, जिसके तहत उनकी जो मानसिक स्थिति पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, स्वयं को वो बहुत ज्यादा प्रताड़ित फील करती है, यानी कि बोल सकते हो कि बहुत ही दुखी। तथा ये भी देखने को मिलता है कि इस कारण से बहुत सी
स्त्रियां होती है, बहुत सी ऐसी लड़कियां होती है कि वो घर से बाहर निकलना बंद कर देती है तथा धीरे धीरे घर में घुटना उन्हें मतलब घुटन होने लगता है, जिसके कारण बहुत सी स्त्रियां हैं इस डर के कारण भी आत्महत्या कर लेती हैं। तो यौन उत्पीड़न के जो व्यवहार है बहुत ही घातक सिद्ध होता है, जो कि किसी भी मनुष्य पर, किसी भी स्त्री के सीधा मानसिक तथा उसके व्यवहारिक जीवन पर तथा उसका ये देखने को मिलता है कि उसका जो सरल जीवन है बहुत ही ज्यादा इफेक्ट कर देता है, जिसके कारण उसका जो पूरा दिनचर्या, उसका पूरा जो लाइफ स्टाइल है, उसके जो सपने हैं, उसके जो जीवन के जो बोल सकते हो प्राप्त करने के जो सपने हैं कि मुझे जीवन में ये करना है, उसके सपनों का बोल सकते हो कि हत्या हो जाती है यौन उत्पीड़न के कारण। क्लियर है? 3.3.4.2 यौन उत्पीड़न को रोकने का उपाय। आपको भी पता है कि बहुत से उपाय हैं, लेकिन ये उपाय बस एक कानूनी व्यवस्था के दस्तावेज के रूप में हमारे कानून में, हमारे संविधान में चर्चित किया गया, वर्णित किया गया। लेकिन आज हमारे यौन उत्पीड़न को रोकने का जो उपाय है, ऐसा देखने को मिलता है कि जिस प्रकार हमारे संविधान की जो मूर्ति है, न्याय की मूर्ति है, जिस पर काली पट्टी देखने को मिलता है कि सामने वाला व्यक्ति चाहे अमीर हो गरीब हो, सभी के एक तरफा न्याय मिलेगा। यानी कि एक तरफा न्याय इट मीन्स कि कभी सभी को बराबर देखकर न्याय मिलेगा। लेकिन आज ऐसा लगता है कि यौन उत्पीड़न का जो देखने मिलता है स्थिति, जिसके कारण हम आज ऐसे मानते हैं कि जिसके तहत आज हमारी यौन उत्पीड़न की व्यवस्था है पूर्णतः आज एक बस दस्तावेज के रूप में हमारे संविधान में चर्चित किया गया है कि किसी भी लड़की को ब्लैकमेल करना या फिर उसे प्रताड़ित करना, तो उस स्थिति में क्या है कि सभी को एक समान दृष्टि के रूप में रखते हुए उस पर न्याय किया जाएगा, उस पर मतलब बोल सकते हो कि संविधान के अनुसार उसे न्याय दिलाया जाएगा। न्याय की भी बात की जाए तो न्यायालय का व्यवस्था है, जिसके कारण संविधान, कानून व्यवस्था, केस वगैरह जो अनुच्छेद है, जो आर्टिकल जितने भी, ये बस आपका देखा जाता है कि ये बस एक दस्तावेज के रूप में हमारे समाज में रह चुका है। लेकिन अगर उपाय की बात कर लेते हैं तो आज हमारा जो समाज है बस एक सरकारी व्यवस्था का कठपुतली बन चुका है, जिसके पास जितने धन और रुपया है वो यौन उत्पीड़न के उपाय से या फिर यौन उत्पीड़न की व्यवस्था से कहीं ना कहीं अपने आप को गुनहगार होते हुए भी मुक्त कर लेता है। तो देखो, यौन उत्पीड़न के उपाय में हमने ये भी देखा कि किस तरीके से गुनहगार बच जाता है, और यौन उत्पीड़न के कारण हमारा क्या है, समाज में हम क्या करते हैं, कानून या फिर न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं। तो भाई, दरवाजा खटखटाने और खुलने के बाद आपको एक्सेप्ट करने में आपका 10 साल 15 साल ऐसे निकल जाता है। ठीक है, आप लोग बहुत से, आप बोल सकते हो निर्भया हत्याकांड जो हुआ था, अब उसी का तुम आप लोग केस एग्जाम्पल में सुन सकते हो कि भाई क्या है, हमारे समाज का जो कानून व्यवस्था है ना, आज पूरी तरीके से डगमगा चुका है भारत में। देखो, आज मैं रियल बता रहा हूँ, आज रियलिटी की बात कर रहा हूँ, आप सभी लोग सुन लीजिए कि जितने भी भारत में आज व्यक्ति हैं या फिर कोई भी महिला है चाहे पुरुष है, वो वही व्यक्ति सुरक्षित है जिसके पास धन और पैसा है, और अन्यथा कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, चाहे वो आम नागरिक हो चाहे कोई भी हो। जिसके पास धन हो या पैसा बहुत ज्यादा हो, वही व्यक्ति सुरक्षित है, अन्यथा कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। तो बस यही है कि यौन उत्पीड़न के उपाय तो देखो हमारे कानून में बहुत ही बखूबी तरीके से सुसज्जित शब्दों में वर्णित कर दिया गया है, लेकिन हमें कितना मिलता है भाई। किसी भी निर्भया हत्याकांड ही देख लो, उसकी आपकी सुनवाई करते समय कितने साल लग गए भाई, उसके माता पिता इतने में बोल सकते हो कि उन्होंने उम्मीद खो दिया। तो वही है कि जिस तरीके से हमारे समाज का जो दुर्व्यवस्था है वो बेहतरीन समाज को समाप्त करने और हमारे रोजगार तथा हमारे कार्यस्थल को एक गंदा कार्यस्थल में परिवर्तन करने में महत्वपूर्ण योगदान साबित कर पाया है। तो अब आ जाता है हमारा अगला पॉइंट है 3.3.4.3 यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानून। देखो, ये कानून तो बस ये है कि धारा लगाई गई है, ये धारा है वो धारा है, बस चर्चित किया गया है। इन धाराओं का बस बोल सकते हो कि ये पुस्तक तथा बोल सकते हो कि हमारे संविधान में अच्छे और सुसज्जित शब्दों में गुनहगार को सुनाने के लिए फैसला तो लिखा गया है, लेकिन ये फैसला और ये धाराएं उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक बोल सकते हो कि जयमाला के रूप में या फिर माला बन जाता है। धारा होता है लेकिन माला बन जाता है।
ठीक है। तो यही है कि जो धाराएं होती हैं वो हमारे उत्पीड़न व्यवस्था को रोकने तथा समाप्त करने के लिए हमारे कानून का व्यवस्था होता है। लेकिन ये धाराएं जो उन लोगों पे लागू होनी चाहिए जो यौन उत्पीड़न की जो लड़कियां शिकार होती हैं उनके खिलाफ कहीं ना कहीं ये धाराएं भी कुछ काम के नहीं होती। तो ये धाराएं आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी अपने टॉपिक्स पे आगे आ जाते हैं। तो हमारा टॉपिक है 4.3.4 यानी कि पार सांस्कृति मुद्दे। पार सांस्कृतिक मुद्दे की बात कर लेते हो तो आज हमारा बोल जाता है कि समाज है वो हमारे किसी भी संस्कृति किसी भी बोल सकते हो कि अलग अलग संस्कृति के रूप में नहीं चलता। हम सभी एक है लेकिन ये बस एक महज बोलने वाली बात है। आज भी हमारे समाज में अपनी संस्कृति को ही हम प्रायोरिटी देते हैं या फिर बोल सकते हैं इम्पोर्टेंट देते हैं। हम किसी की संस्कृति का बोल सकते हो कि सम्मान करने में अपना जो बोल सकते हो कि आत्मा होती है रोने से लग जाती है। तो यही कि पार संस्कृति का मतलब होता है कि हमारी संस्कृति की अपेक्षा हम दूसरों की संस्कृति का भी बखूबी सम्मान करें जितनी अपनी संस्कृति का करते हैं। तो ये बात आप लोगों को भली भांति परिचित हो गई कि जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे अभी आप लोग क्लास ले रहे हो तो हमारा जो मन होता है अपनी संस्कृति के प्रति अपने संस्कृति तथा अपनी व्यवस्था के प्रति ही हम प्रेरित होते हैं। और इसी को कारण हमारे जो पार संस्कृति के मुद्दे होते हैं दूसरे संस्कृति को नीचा दिखाना दूसरे संस्कृति का कम विकास होना यह हमारे मन की धारणा होती है। ठीक है। अब जैसे कि आप लोग देखा जाता है कि हमारे गोवर्धन पूजा हो या फिर बोल सकते हो कि जितने भी बोल सकते हो फेस्टिवल हिंदू फेस्टिवल हो तो ऐसा देखा जाता है कि मुस्लिम लोगों के साथ दंगे फसाद जरूर होता है। उस दिन जरूर होता है। लेकिन अब देखा जाता है कि हिंदू लोग जब यानी कि ईद आए या फिर ताजिया आपने सुना होगा ताजिया बहुत बखूबी मोमडम्स लोग निभाते हैं या फिर फेस्टिवल मनाते हैं। ईद आ गया या फिर आपका बोल सकते हो कि जुम्मा आ गया इस तरीके से करते हैं तो हमारे धर्म के लोग उनका सम्मान करते हैं। तो ये सम्मान हमारे दिल और हमारी आत्मा से होनी चाहिए जो कि हम अपनी संस्कृति के साथ दूसरे की संस्कृति का भी सम्मान करते हैं। देखो यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट होगा तो वो इस चीज को माइंड मत करना कि मोमडम में ऐसा होता है। लेकिन रियल है कि फेस्टिवल के दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटना घटित जरूर होता है। क्लियर है। तो अब हमारा आ जाता है पार संस्कृति के मुद्दों के प्रकार की बात की जाए तो यहाँ पे व्यवहार में अंतर। व्यवहार में अंतर यानी कि मनुष्य अपने व्यवहार में अंतर के कारण अपनी संस्कृतियों को दूसरे संस्कृति से अलग मानता है। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट बनता है कि हमारे जो व्यवहार होते हैं जैसे कि मान लीजिए कि हम क्या करते हैं राम राम बोलते हैं। हिंदू में बोला जाता है राम राम जय श्री कृष्णा ओम नमः शिवाय इस तरीके से बोला जाता है। लेकिन उनका भी अलग होता है। तो उनके व्यवहार और हमारे व्यवहार में अंतर होता है जो कि हमारे पार संस्कृति को एक बोल सकते हो दर्शाने का प्रयास कर ना करते हुए हमारी संस्कृतियों को दर्शाने का प्रयास करता है। अब निर्णय लेने में अंतर। निर्णय लेने में आपका अंतर जो बात कर ली जाए जो सेकंड पॉइंट है आपका निर्णय लेने में अंतर की बात कर लेते हैं। तो इसमें हमने यही देखा कि मनुष्य क्या है एक परिवर्तनशील व्यवस्था है। जैसे कि आपने देखा था कि राम मंदिर का निर्माण किया उसमें निर्णय पर फैसला सुनाया गया तो किस तरीके से आपके मोमडम्स लोग क्या है भाई उस पर डिबेट करते हुए उसकी धारणा को गलत साबित करते हुए मतलब उसे रोकने या उसे ना बनने का प्रयास किया जा रहा था। तो निर्णय लेने में भी हमारी संस्कृतियों की जो सामाजिक व्यवस्था है सामाजिक व्यवस्था क्या चाहता है हमारी संस्कृतियों को ही आगे बढ़ाया जाए। ठीक है। अब उसके बाद आपका अगला पॉइंट आ जाता है संचार शैलियों में अंतर। संचार शैलियों में अंतर की बात कर लेते हैं तो मनुष्य क्या है अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए अलग अलग संचार माध्यमों का प्रयोग कर रहा है। ठीक है। जिसके कारण आज हमारे संसार की बात की जाए तो हमारे ये धर्म और हमारी सांस्कृतिक पर भी बहुत बखूबी तरीके से डिपेंड करता है। अब जो संचार है बहुत से न्यूज़ है कि अपने अपने धर्म के भाषा के अनुसार ही न्यूज़ चैनल चल रहा है। आपने नोटिस भी किया होगा कि बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जो उसी के भाषा के अपनी संस्कृति को ही दर्शाने का प्रयास करता है। तो जिसके कारण हमारा क्या है कि संचार शैलियों में भी अलग तरीके से भावनाएं उत्पन्न की जा रही है हमारी संस्कृति को दर्शाने का। ठीक है। उसके बाद आपका अगला पॉइंट आ जाता है संघर्ष से निपटने के तरीके का अंतर। यानी कि देखो पार संस्कृति में एक अगला पॉइंट आ जाता है कि जो प्रकार है संघर्ष से निपटने के तरीके। देखो आपने क्या देखा है कि पाकिस्तान और हमारे भारत के इंडिया के बीच अगर आर्मी में लड़ाई होता है तो क्या होता है भाई उन दोनों के बीच संघर्ष होता है। तो आपने क्या देखा है कि उसके निपटारे का क्या देखा है मतलब नोटिस किया है
कि भारत क्या करता है, पहले शांति को बखूबी बनाए रखने का प्रयास करता है कि भाई लड़ाई नहीं होनी चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान क्या करता है, भाई नहीं, हमें तो पाकिस्तान, हमें तो कश्मीर चाहिए, हमें तो कश्मीर का अपना हिस्सा चाहिए। इस तरीके से मुद्दे छेड़ते हुए लड़ाई करने का प्रयास करता है। तो ये थे हमारे पास सांस्कृतिक मुद्दों के प्रकार, जिसमें हमने ये देखा कि जो हमारी संस्कृतियां हैं, अपनी संस्कृतियों को किस तरीके से बेहतरीन बढ़ाने के लिए और उन्हें आगे बढ़ाने तथा उनको सर्व संस्कृति के रूप में देखने के लिए हम अपने व्यवस्था तथा अपने प्रकारों में परिवर्तन लाते हैं या फिर चेंजेस लाते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आपका अगला पॉइंट आ जाता है, यहाँ पे एक विद्वान आता है जो कि 1970 के दशक में मनोविज्ञान हॉफ स्टेड हॉफ स्टेड इसका नाम होता है, जो ये क्या करता है, सांस्कृतिक आयामों का मॉडल प्रकाशित करता है कि सांस्कृतिक आयाम के जो मॉडल हैं वो कैसे होने चाहिए। तो वो आपके मॉडल या आपके पुस्तक में दिया गया है, जो कि आपका बोला जाता है कि अलग अलग पॉइंट्स के अकॉर्डिंग इसने एक्सप्लेन करते हुए बताया कि संस्कृति के आयाम कौन से हैं। तो इसका पहला पॉइंट आ जाता है पावर। ठीक है, देखो इस पावर का पूरा पावर डिस्टेंस इंडेक्स जो कि आपका बताया कि पावर डिस्टेंस इंडेक्स। तो ये जिस तरीके से मॉडल बताया गया है, ये मॉडल अब ऐसा पूछता नहीं है, सांस्कृतिक आयामों का मॉडल जो है पूछ भी सकता है और नहीं भी पूछ सकता है, बट ये है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, बाकी अगर कोई पॉइंट है तो मेरे से आप पूछ लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में। एंड हम इसे सारांश पे आ जाते हैं। तो वो सारांश का मतलब होता है छोटा सा अंश, यानी कि हमने इस चैप्टर को पढ़ा, तो इस चैप्टर में हमने कौन कौन सी बातें पढ़ी, उन पॉइंट्स को हम एक्सप्लेन करते हुए यहाँ पे अपने कम निष्कर्ष जिसे बोल सकते हो, सारांश दोनों एक ही होता है। तो देखो हमने यहाँ पे देखा कि संस्कृति किस प्रकार से थे, हमारे कार्य की चुनौतियाँ क्या थी, कार्यस्थल कितने प्रकार के थे, या फिर कार्यस्थल में हमारा जो बल है, जो हमारे मतलब कार्य करने की शक्ति है वो किस तरीके से थी। तो हमने यही आपके पॉइंट्स हमें सारांश के रूप में लिखना होता है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 3 जो कंप्लीट होता है। क्लियर है? तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।